8. इश्क वाली फीलिंग। भूत प्रेत से मिले हो आप? मैं तो मिली हूँ। मुझे कितनी बार बचाया है उसने। इतने प्यारे इंसान से मैं कभी नहीं मिली हूँ। कुछ तो होता है ऐसा जो हमारी दुनिया से परे है। आज मैं वो कहानी बताती हूँ जिसे आप शायद हंस के ले, मुझे पागल कह के ले, पर जो भी हो, कहानी सच्ची है मेरे दोस्त। मेरा नाम अर्चना है। अकेली रहती हूँ। अकेला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो अकेली ही हूँ ना। इसके पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। आपको पता है, हमारी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए, मैं आपको सुनाती हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। मैं रोज मंदिर जाने वालों में से हूँ। इतने सालों में शायद ही कभी मिस किया होगा। जाने कितनी बार वृंदावन गई हूँ। वृंदावन तो मुझे मेरा दूसरा घर लगता है। घर वाले कहते हैं कि मुझे इन सब कामों के आगे कुछ समझ ही नहीं आता। सच ही कहते हैं। पैदा होते ही मुझे सारे भजन मुंह जुबानी याद थे। खैर, मैं आपको हमारी लव स्टोरी सुनाने वाली थी। तो बात तब की है जब हम सब सहेलियों ने डिसाइड किया था कि इस बार फिर से हम वृंदावन जाएंगे। वहाँ की हवा में जो सुकून है ना, वो अलग ही है। पेड़ के नीचे बैठो, गप्पे करो, तो हम सब वृंदावन पहुँच गए। जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले मुझे लगा वहम है, फिर देखा तो एक लड़का मेरे पीछे था। सांवले से रंग का था, गोल्फ टाइप की कैप पहने था। वो मुझे दूर से देख रहा था। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँचे तो भी वो लड़का मेरे पीछे आ गया। मैं उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी तो वो लड़का कहीं गायब हो गया। 2 दिन की ट्रिप के बाद हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी एक भैया ने हमें अखबार दिया। मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक लड़का लॉरी के नीचे आकर मर गया। बेचारा। मुझे याद आया कि वो लॉरी तो मेरे सामने से ही निकली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस लड़के के पीछे भागी थी और वो मुझसे दूर भागा था और तभी लॉरी के नीचे आ गया हो। मैं उसके बारे में सोचकर थोड़ा डर गई थी। कुछ दिन बाद मैं घर वापस आ गई। मुझे फिर से वो लड़का मेरे घर के बाहर दिखा। बहुत अट्रैक्टिव टाइप का फेस था उसका, इसीलिए शायद याद रह गया था। कभी वो मुझे घर के बाहर दिखे तो कहीं बगल वाली छत पर। मैंने उससे हिम्मत करके बात करने की ठान ली थी। मैंने घर के बाहर कैमरे लगवा दिए। मैंने सोचा जैसे ही वो लड़का दिखेगा मैं उसे कैमरे में कैप्चर कर लूंगी और फिर उससे सवाल जवाब करूंगी। लेकिन वो कभी कैमरे में दिखा ही नहीं। मैं बहुत डर गई थी। एक दिन मैं रात में सो रही थी तो अचानक मुझे लगा कमरे में कोई है। आंख खुली तो देखा वो सामने खड़ा था। मैंने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? थोड़ी देर वो सोचता रहा कि क्या आंसर दे। फिर बोला कि वो मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा, जिससे प्यार करते हैं उसके घर में ऐसे चोरी छिपे नहीं घुसते हैं। उसने मुझे सॉरी बोला और माफी मांगने लगा। उसने बोला कि वो मुझे डराना नहीं चाहता था, मगर उसके पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे चोरी चोरी देखना उसकी मजबूरी थी। मैंने पूछा, क्या मजबूरी? तो उसने बताया कि उस दिन वृंदावन में उसी का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा कि तुम बच गए थे क्या? अखबार में तो खबर आई थी कि तुम मर गए। तो वो बोला कि अखबार की खबर सही थी। मैंने बोला, क्या मजाक कर रहे हो? रात के वक्त डर लगेगा। उसने बोला, वो डराने के लिए वहां नहीं था। मैंने पूछा, तुम सच में मर चुके हो क्या? वो बोला, हाँ, मैं मर चुका हूं। मैंने उससे पूछा कि क्या सबूत है कि तुम मर चुके हो? उसने मुझे गायब होकर बताया। मैं बहुत डर गई थी। मैं पूरे दिल से प्रे करने लगी और वो मेरे पास आकर बोला कि तुम्हें प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हारे प्रेयर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस पर मेरी प्रेयर का कोई असर नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो बोला बाके। मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा मेरी किस्मत में बाके बिहारी ही है शायद। उससे मैंने पूछा कि तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे आए क्यों हो? उसने बताया कि मैं उसे वृंदावन में पसंद आ गई थी। मेरी बातें उसने सुनी तो उसे पता चल गया था कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ, इसलिए किसी भी लड़के का मुझे पसंद करने का सवाल ही नहीं था। पर वो मुझे पसंद करता था। उस दिन वो सोच कर आया था कि मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन डर गया और तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। वो बस मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और मरने के बाद वो ये इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ वापस आया है। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं अर्चना और बांके की कहानी, सोलमेट। अर्चना बांके बिहारी की भक्त है और उसने साध्वी बनना तय किया है, पर एक बांके को अर्चना से पहली नजर का प्यार हो गया है। अब वो अपने इश्क का इजहार कर पाए इससे पहले ही बांके लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट। पर फिर भी बांके वापस आया है। चलो चलो सुनिए क्या हुआ नेक्स्ट। इश्क वाली फीलिंग। अगले दिन से वो मेरे साथ ही रहने लगा। वो बाहर वाले कमरे में सोफे पर सो जाया करता था। दिन भर हम साथ रहते। वो मेरे साथ हंसी मजाक करता। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मेरी सहेलियों से मिलवाना चाहती हूँ। उसने बोला कि कोई फायदा नहीं होगा, वो उसे देख नहीं सकते, इसीलिए वो मुझे पागल कहने लगेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, इसलिए मैंने फिर उन लोगों को उससे नहीं मिलवाया। बाके और मैं अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। फ्रेंड्स होते होते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बाके ने मुझे प्रपोज किया। मैंने सोचा इस प्यार का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम लोग शादी करेंगे? बाके ने तो हाँ कह दिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। हम दोनों ने शादी की। उसने बकायदा मेरी मांग भरी। अब मैं एकदम शादीशुदा औरत जैसे रहने लगी थी। आसपास वालों ने इस बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि मैंने बाके बिहारी से शादी कर ली है। ऐसा रिलेशन बहुत मुश्किल होता है जब आपका पार्टनर इस दुनिया का ना हो। उसने मुझे अपनी मेहनत से कमाए पैसे की अंगूठी पहनाई। हम लोग हनीमून पर इंडोनेशिया गए थे। हमने मिलकर बहुत देर गूगल पे सर्च करके सब कुछ मिला के डिसाइड किया था। बस एक ही दुख है कि उसकी फोटो नहीं आती थी, इसलिए मेरे पास मेमोरी के लिए कुछ नहीं रह जाता था। लोग उसे देख नहीं पाते थे। लोगों के लिए मैं एक गायब आदमी से बात कर रही थी, तो सब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। एक बार कुछ लोगों ने मेरा पर्स चुरा लिया था। उसने उन्हें खूब पीटा। वो उसे देख तो नहीं सकते थे, इसलिए वे डर के भाग गए। ऐसा कई बार हुआ जब मैं बाके से बात करते करते अकेले सड़क पर निकल जाया करती थी। लोग सोचते थे कि मैं अपनी ही सुध में हूँ, इसीलिए गुंडे अटैक कर देते थे। बाके मुझे हर बार बचा लेता था। मेरे दोस्त वाकई मुझे पागल समझने लगे थे। उन्होंने मुझे कई बार हवा से बातें करते देखा। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो लोग मुझे किसी दोस्त से मिलने के बहाने साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। वहां जब उसने मुझे उल्टे सीधे सवाल पूछे तो मैं समझ गई, वो लोग मुझे स्किज़ोफ्रेनिक डिक्लेयर करवाने के चक्कर में थे। बाके को छोटे बच्चों की तरह पनीर, टोफू, कर्ड, बटर ये सब बहुत पसंद था। मैं भी अब ज्यादातर उसी के पसंद की चीजें बनाती थी। हमने वो सारी मस्ती की जो एक लड़की अपने पार्टनर से डिमांड करती है। शादी के वक्त ये भी हमारी बात हुई थी कि मुझे बिना कमाने वाला हस्बैंड चलेगा क्या। बाके ने कहा कि वो मेरे लिए कोई भी चीज यूं ही ला सकता है अपनी भूत वाली पावर से।
मैंने कहा तो फिर ये तो चोरी कहलाएगी ना। बाकी को भी मेरी बात ठीक ही लगी, तो उसने काम करना शुरू किया। टेक्निकल अच्छा बंदा था वो, जो उसे आता था वो दिन भर काम करता था। सब कुछ लोगों की नजर से बचा कर करता, क्योंकि लोग अगर हवा में उड़ती चीजें देखेंगे तो डर जाएंगे ना। जितना पैसा लोगों से मिलता था वो कंपनी की इनकम में से खुद ही ले लेता था। दिमाग से बहुत तेज था वो, इसलिए सब फटाफट कर लेता था। और पता है, कभी किसी को कंपनी की हिसाब किताब की गड़बड़ी का पता भी नहीं चला। फिर जब मंथली सैलरी आती थी तो हम हाथ में हाथ डालकर हर जगह घूमने जाते थे। हम दोनों एक बार वाटर किंगडम गए थे। मैं कपड़े बदलने गई थी। बांके के मन में मस्ती सूझी, उसने मेरे कपड़े उठा लिए। मैं स्विमिंग जाने के लिए अंदर चेंज करने गई थी। वो मेरे कपड़े उठाकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। बाकी लड़कियां जो चेंजिंग रूम में थी वो इतना डर गई थी, सबकी सब भाग गई। मैं बाहर आई तो उसने चेंजिंग रूम का डोर अंदर से लॉक कर लिया था। हमने वही प्यार किया। उसने मुझे ये सब बताया। हम लोग बहुत हंसे। बाद में जब वही कपड़े पहने मैं बाहर निकली तो सबने मुझे फटी आंखों से देखा और पूछा, कहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बोल दिया, तुम सब पागल हो। हमारी ये लव स्टोरी 2014 में शुरू हुई थी। आज हमारे रिलेशन को 7 साल हो गए हैं। बाकी को अभी कुछ दिन पहले ही मोक्ष मिल गया। जाने से पहले उससे मुझे बताया था कि ऊपर वाले का आदेश उसे आ रहा है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। इसलिए अब उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे ही पेट से फिर से पैदा हो जाओ? उसने कहा, पता नहीं, सब कुछ उसके हाथ में है। मैंने जब भी लोगों को ये बताया तो शादी के लिए उनका रिएक्शन बहुत ही कम पॉजिटिव रहा है। पर मैं सोचती हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं होता तो शायद मैं भी ऐसे इंसिडेंट पर कभी यकीन नहीं करती थी। लेकिन ऐसे अजीब रिलेशन के बारे में बोलना जरूरी है। हर रिलेशन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। दुनिया में बहुत कुछ अजीब है, तो मुझे प्यार थोड़ा अजीब हो गया तो क्या ये नई बात है? ऐसा ही नहीं, हर रिलीजन में रूह, आत्मा, सोल, इन सब की बातें होती हैं। मैं तो मानती हूँ कि एक दूसरी दुनिया वाकई में है, चाहे लोग मुझे जो समझे। मैं तो मानती हूँ कि वाकई सोलमेट्स होते हैं। मेरे केस में तो वाकई एक सोल ही मेरा मेट था। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये सब सुनकर आप डर या अकेला नहीं फील कर रहे होंगे। इस इंसिडेंट में भूत जरूर है, मगर ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। डराने वाली आत्माएं होती हैं तो प्यार करने वाली भी होती हैं। आखिर क्यों ना हो, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ना? चलो, ये थी मेरी कहानी। अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मुझे अपने सोलमेट को याद जो करना है। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स? ये जरूरी नहीं कि आपको प्यार करने वाला इसी दुनिया से हो। बिना जाने बिना देखे हमारे आसपास हमारा ख्याल रखने वाले मौजूद होते हैं। और अगर वाकई आपकी फीलिंग्स में ताकत हो ना, तो आपका प्यार पूरा जरूर होता है। चलिए फिर मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान दीजिएगा, शायद आसपास कोई आपको प्यार करने वाला मिल जाए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ इश्क वाली फीलिंग्स में। इश्क वाली फीलिंग। इश्क वाली फीलिंग। हाय, मैं गौतम हूँ और मैं 33 साल का हूँ, मुंबई में रहता हूँ और म्यूज़िक का काम करता हूँ। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरी अपनी एक लव स्टोरी कह सकते हैं। मेरी लव मैरिज हुई है, तो इस कहानी का नाम
या मतलब मैं जस्ट आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो है हाउ आई मेट योर भाभी, ठीक है। तो क्या है कि मतलब मैं बॉम्बे आया था कुछ 2012 में, और मैंने मतलब एक कहीं से तो मैंने म्यूज़िक का कोर्स किया हुआ था, तो यहाँ पर आके मैंने मतलब अपना काम चालू किया म्यूज़िक में। और जहाँ मैं रहता था मुंबई में, मतलब एक बड़ा ही डिंजी सा एक घर था, बड़ा ही अजीब तरीके का घर था। मतलब वो घर में किसी को मैं चाहूँगा नहीं वो घर में कोई भी रहे, बहुत ही वियर्ड था। तो वहाँ पे क्या था, मेरा एक रूममेट था जिसका नाम अमन था, और वो आसाम से था। अच्छा, तो उसकी ना एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि हमारे ही सोसाइटी में, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसके बिल्कुल साथ वाली सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, और उसका नाम था जिया। और ये अमन और जिया जो हैं वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और ऐसा था कि मतलब मैं आया था, मतलब मैं जहाँ पे मैं उस घर में रहने के लिए आया था, तो साथ में ये भी मेरे साथ रहता था उस टाइम पे। अब सीन ये हुआ कि जिया की एक रूममेट थी अनु। वो मतलब हम लोग ऐसा था कि हम लोग ना मतलब एक काफ़ी सारे ग्रुप थे, हम दोस्तों का एक काफ़ी अच्छा ग्रुप था, 9-10 दोस्त थे। तो हम लोग मतलब रोज़ एक तरीके से हम लोग मिलते थे, मस्ती करते थे, थोड़ा कभी गाना गा लिया बैठ के, कभी कुछ गेम्स खेल लिया, कुछ कर लिया, तो ना मतलब ऐसा होता था। और मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने अनु को नोटिस भी नहीं किया था, क्योंकि वो एकदम पतली सी सुकड़ी सी, और मतलब नई नई आई थी दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से हूँ वैसे तो, मैं मतलब मुंबई पिछले 8 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे दिल्ली का हूँ। तो वो भी आई थी दिल्ली से, और बड़ी पतली सी सुकड़ी सी, चश्मा पहने हुए। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत कुछ अच्छा दिखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वो उस टाइम पे होता है ना कि मतलब मैं था उस टाइम पे 24-25 साल का था शायद, तो उस टाइम पे होता है कि यार चाहिए तो एकदम ठाठ बंदी चाहिए एकदम ऐसा। तो उस दौरान ऐसा था कि मैं एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, और उसका नाम था निधि, और वो एक एक्ट्रेस थी। और सीन ऐसा हुआ था कि मैं जिस स्टूडियो में काम करता था वहाँ पे एक बार वो कुछ काम से आई थी, और मेरे को देखते ही बड़ी पसंद आई थी, और मैंने जो है वो उसके पीछे पड़ गया था मैं एकदम से, और बातें बातें चल रही थी और ये वो। और सीन ऐसा था कि उस टाइम तक मेरे को ये मतलब ये टर्म शायद इजाद नहीं हुआ था या मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उसने मुझे कर रखा था फ्रेंड जोन, ठीक है। तो लेकिन मैं एज यूजुअल जैसे हम लोग लड़के होते हैं कि हम लोग फिर भी पीछे पड़े रहेंगे, समझ में आ जाता है लेकिन इसके साथ कुछ होने नहीं वाला। और उस बंदी का बॉयफ्रेंड भी था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी पीछे पड़े रहेंगे, वो होप में कि शायद कभी उनका ब्रेकअप हो तो मेरा नंबर लगे वैसा। तो क्या हुआ कि मैं पड़ा हुआ था उस लड़की के पीछे। अब साथ ही साथ जैसे मैंने बताया घर पे हमारे जो 8-10 दोस्त होते थे, हम सब एक साथ बैठते थे, जिसमें कि एक अनु भी थी। उस टाइम तक मैंने उसको कभी नोटिस नहीं किया था या उस नज़र से देखा नहीं था, कह लो। तो धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि हम लोग ना मतलब साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही पीते थे, खाना पीना सब एक साथ हम लोग करने लग गए थे। तो धीरे धीरे ना मेरे को ऐसा एक हिंट मिलने लगा अनु से कि शायद मुझे ये ना पसंद करती है, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा फीलिंग आने लगा। और हुआ कैसे कि मैं जैसे गिटार विटार बजाता हूँ, मैं म्यूज़िक का काम करता हूँ तो मैं गिटार बजाता हूँ, तो हम लोग ऐसे होते थे कि हम सब साथ में बैठे हैं गिटार बजा रहे हैं। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि हम लोग रात में बैठ के गिटार बजा रहे थे, और बजाते बजाते ना मेरी पिक जो जिससे गिटार बजाया जाता है वो पिक टूट गई। तो अब वो टूटी तो मेरे को पता नहीं क्यों, या तो मैं थोड़ा पिया हुआ था या जो मर्जी कह लो, तो मेरे को थोड़ा सा ना मैं ऐसे मतलब मैं मायूस सा हो गया कि अरे यार पिक टूट गई यार, अब कैसे बजाऊं यार, ऐसे ऐसा। मैं थोड़ा मायूस हो गया ना, थोड़ा कोने में बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। और ऑल्दो उतना ऐसा मायूस नहीं था, बट शायद उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत मायूस हो गया। तो एनीवेज वो दिन खत्म हुआ, रात खत्म हुई, जो भी सब जाके सो गए अपने अपने घरों में। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजती है, मैं सो ही रहा था उस टाइम पे, घंटी बजती है और मैं खोला दरवाज़ा तो मेरे सामने अनु खड़ी हुई थी दरवाजे पे। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो अंदर आई वो, उसने कहा मैं कुछ लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तो उसने मेरे को पकड़ाया, उसमें उसने 3 पिक्स, गिटार की पिक्स जो है वो मेरे लिए वो लेके आई थी।
मैंने कहा ये किस लिए, मतलब क्यों लेके आए हो? नहीं ऐसी मैं कहीं गई थी मार्केट में तो मेरे को दिख गई, ये गिटार की शॉप दिख गई, म्यूजिक शॉप दिख गई, तो मेरे को याद आया कि कल तुम्हारी वो टूट गई थी तो मैं ले आई। अब मेरे को समझ में आ गया बेटा ये तो जो मेरे को हिंट लग रहा था अब तो वो पक्का हो गया कि ये बंदी मुझे लाइक करती है। वो दिन था जब काइंड ऑफ मैंने भी ना सोचना शुरू किया, मैं कहा यार अपनी उधर तो कहीं दाल गल नहीं रही है। तो जो लड़की मुझे पसंद करती है मतलब उस पे तो ट्राई मारे, या उसको मतलब जो हाथ में है या जो मतलब कह सकते हो जो अचीवेबल है को अचीव करने का कोशिश करते हैं रादर देन जो अनअचीवेबल है बिल्कुल ही। तो फिर मैंने वो अपना जो एक क्या कहते हैं फोकस जो है उसको बदला, उसको चेंज किया। तो धीरे धीरे जब अनु को भी नोटिस करना शुरू किया तो मुझे वो पसंद आने लगी धीरे धीरे। मतलब उस दिन के बाद भी काफ़ी समय लगा, मेरे ख्याल से 1 आध महीना लगा उस फेज में घुसने के लिए, या कह सकते हो जो एक धीरे धीरे एक मेरी तरफ से लाइकिंग शुरू हुई उसकी तरफ। तो फिर ऐसा हुआ कि जहाँ जिया और अनु रहते थे उस टाइम पर, तो वहाँ पे जैसे हम लोग रोज जाते ही थे रात को करने, मतलब जो भी मस्ती वस्ती करने रात में बैठते थे वो। तो एक दिन ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्यों, लेकिन एक दिन ऐसा था कि मेरे घर पे कुछ तो प्रॉब्लम था कि मैं वहाँ नहीं सो पा रहा था, तो मुझे सोना था ऊपर ही, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि सोए कैसे, अभी क्योंकि बेड एक ही था, ठीक है, और एक गद्दा था, और बेड ऐसा था कि 2 ही लोग सो सकते हैं, और गद्दा भी ऐसा था कि 2 ही लोग सो सकते हैं मैक्सिमम, और कोई तीसरे बंदे का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। अब जिया और अमन ये तो दोनों ही डेट कर रहे थे, तो अभी बॉम्बे थोड़ा मॉडर्न है, तो सब साथ में ऐसा लड़का लड़की सो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो लोग हमेशा ही वैसा होता था कि साथ में ही सोते थे, और एक जो गद्दा बचता उस पर वो अनु सोती थी, तो मैं किधर जाऊं। तो अब उस वक्त दोस्ती थी, उस वक्त ऐसा कुछ हमारा डेटिंग शुरू नहीं हुआ था, लेकिन समहाउ दोस्ती में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को लाइक तो कर ही रहे थे। तो बात ऐसी हुई कि इवेंचुअली हम दोनों वो एक ही गद्दे पे सोए उस रात को, और वो दिन था जबकि मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हमें 100% उसको भी श्योर हो गया, मेरे को भी श्योर हो गया कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। और थोड़ा बहुत रात में हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, थोड़ा बातें की, थोड़ी रोमांटिक बातें हुई। तो अगले दिन सुबह उठ के मैंने काइंड ऑफ ये अपना मन बना लिया था कि यार इसको ना मारेंगे, प्रपोज मारेंगे, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम एक थी, वो जो मैंने बताया था निधि के बारे में, है ना। तो अब सीन ये हुआ कि निधि के बारे में सबको पता था, क्योंकि मैं एकदम ना खुला होके मैं बोलता था एकदम, और मैं मतलब जो भी कोई एक ऐसी चीज में वो एकदम बच्चों वाली बचकानी हरकतें उस टाइम पे हुआ करती थी कि कुछ भी ऐसा छोटी चीज कुछ होती थी ना निधि के साथ, तो मैं जाके अपने सारे दोस्तों को बताता था, यार ये हुआ, पता आज ये किया, आज ये हुआ, आज मैं उसके घर पे था, आज मैं ये। तो ऑब्वियसली साथ में अनु भी होती थी, तो वो भी ये सब सुनती थी। अब उसको ये पता था कि मैं निधि को लाइक करता हूँ। इश्क वाली फीलिंग। हम लोगों ने फिल्मों में तो लव ट्रायंगल बहुत सुना है और मजे भी उतने ही लिए। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। गौतम और अनु को ही देख लो। तो चलो जल्दी से सुनते हैं कि आखिर गौतम और अनु मिल पाए या नहीं। इश्क वाली फीलिंग। और वो मुझे लाइक करने लगी थी। अब लेकिन उसको ये पक्का नहीं था कि अब मैं उसको लाइक कर रहा हूँ या मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ, क्योंकि उसको पता था कि मैं निधि को बहुत अलग लेवल का है, मेरा एक लाइकिंग है। तो बहुत समय लगा, मतलब अराउंड 1 से 2 हफ्ता लगा मुझे उसको सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं निधि को भूल चुका हूँ। ठीक है, कि मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ निधि को, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, और मैं सिर्फ मतलब फोकस करना चाहता हूँ तुम पे, विच इज अनु पे। तो आफ्टर 2 वीक्स मैंने फिर उसको प्रपोज किया। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार देखो
तुम्हें जो है अगर यकीन नहीं है, तुम ट्राई तो करो, एक बार कोशिश तो करो कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है ब्रेकअप होगा, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक बार ट्राई तो करते हैं साथ में रहने का या जो भी। तो मान गई, थैंकफुली वो मान गई इस बात को। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये एक डिलेमा था कि यार नहीं, शायद ये नहीं जमेगा या नहीं चलेगा या व्हाटएवर। वो मान गई, ठीक है। हम लोग डेट करने लगे, हम लोग डेट पे गए, बाहर गए, घूमने जाते थे। और ऐसा भी होता था, क्योंकि अब आपको सिनेरियो मैं बता ही चुका हूँ कि कैसा था, कि हम बिल्कुल साथ साथ में रहते थे। मेरा घर और उसका जो घर था बिल्कुल साथ साथ में, बिल्डिंग साथ साथ थी। तो और क्योंकि मेरा जो रूममेट था और उसकी जो रूममेट थी वो एक दूसरे को डेट करते थे, और अब हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, तो हमने जो है घर स्वैप कर लिया था। अब जो मेरा रूममेट है वो उसके घर पे रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसकी जो रूममेट है वो मेरे साथ रहती थी मेरे घर पे। अब हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, ठीक है। अब मैं गधा, मैंने पता नहीं क्यों ये चीज़ सोचने की कोशिश की या सोचने का जिम्मा भी रखा कि मैं निधि और अनु को मिला सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 टाइमिंग करूँगा, लेकिन मतलब कि मैं उनको दोस्त बना सकता हूँ, और ताकि हम तीनों जो है वो साथ में हैंग आउट करेंगे। पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में आया। तो मैंने 2-3 बार मैंने ट्राई किया कि मैं दोनों को एक साथ कहीं पे लेके चलूं, निधि को भी और अनु को भी। वो बहुत बड़ा डिजास्टर था। आपको ही मैं बोल रहा हूँ, कभी ट्राई भी मत करना ये सब करने का। एक लड़की के ऊपर फोकस करो और बस उतना ही रखो जो तुमसे प्यार कर रही है या जो तुम्हें लाइक कर रही है। और ऑब्वियसली तुम्हें भी एक लाइकनेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस तरीके से कर लो कि भाई कोई तुम्हें लाइक कर रहा है तो किसी को भी बना लिया गर्लफ्रेंड। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जो तुम्हें लाइक करती है उसी पे फोकस करो। जो सिर्फ एक तरफा प्यार, मतलब 99% कभी भी मुकम्मल नहीं होता। तो वही हुआ हमारे साथ बहुत इनिशियली। मतलब ऐसा है कि जनरली क्या होता है कि कोई जब डेट करना शुरू करता है ना, वो एक कहते हैं ना वो हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं, एक शुरू के 2-4 महीने तो एकदम मस्त चलता है, सब एकदम फ्लावरी और सब एकदम बढ़िया तरीके से, ये वो ऐसा लगता है तुम जन्नत में और ये सब। बट मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा था। वो शुरू के 2 महीने ना सबसे मुश्किल थे। मतलब उस टाइम पे जो मैं क्यों सोच रहा था ये चीज़ करने का, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उन दोनों को मिलाने का या दोस्त बनाने का ट्राई कर रहा था। नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो 2 महीने जो मैंने ट्राई किया ना, उसमें इतने झगड़े हुए हमारे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, अनु के साथ, कि एक टाइम ऐसा आया जब मैंने सोचा यार मेरे को अभी यही है कि जो है मेरे पास, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी को रखूँ। बाकी चलो ठीक है, वो एक रोमांटिक एंगल छोड़ चुका था मैं निधि के साथ, लेकिन दोस्ती भी मुझे अब हटानी पड़ेगी, क्योंकि 2 लड़कियां एक दूसरे का वो नहीं कर सकती हैं। वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो एक दूसरे की दोस्त बन जाए इस टाइप की सिचुएशन में। फिर एक बार वो कट ऑफ किया मैंने निधि के साथ, तो सब सही रहा। उसके बाद हमारा रिलेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आया जब हम एक दूसरे से शादी करने का सोचने लगे। और फिर बात की, मैंने उसके घर पे बात की, मैंने अपने मम्मी पापा से मिलवाया उसको। उसके बाद सब स्मूथ रहा, और आई थिंक 3-4 साल हमने डेट किया एक दूसरे को, तो एक दूसरे को अच्छे से जान लिया, और ये समझ गए कि हाँ यार अभी 4 साल बर्दाश्त कर लिया एक दूसरे को, तो जिंदगी भर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो शादी करते हैं। आज मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और सब अच्छा चल रहा है, एकदम बढ़िया। और मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा इसमें कि यार जो तुम्हें प्यार करता है ना, उससे प्यार करो। तुम जिसको प्यार करते हो और जो वापस नहीं कर रहा है प्यार, उसको छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे। थैंक यू। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो हमारी कहानी के हीरो है ना गौतम, मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हैं, क्योंकि मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट है यार, और उनकी लव स्टोरी मैंने आंखों से देखी है। और आज हमारे गौतम अपनी अनु के साथ बहुत खुश है, हैप्पीली मैरिड। तो बस
ऐसी ही प्यारी और इश्क वाली कहानियों के साथ फिर मिलते हैं अगली बार, ओनली ऑन इश्क वाली फीलिंग्स। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम राजेश है और बात तब की है जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैं काफ़ी यंग था तभी और जस्ट हाई स्कूल पास किया था, मुझे ग्रेजुएशन करना था और मुझे कोटा आना था। कोटा में मैं किसी को जानता नहीं था, सिर्फ एक सरिता आंटी थी जिसे मैं जानता था क्योंकि वो कोटा से ही थी। लेकिन बात यह है कि वो बदनाम थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो भाग के यहाँ आई थी कोटा में, तो उन्हें भी एक किराएदार की ज़रूरत थी, तो मैं मजबूरी में उनके साथ मुझे रहना पड़ा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया, शायद हम एक ही शहर से थे तो हम बात भी करते थे। वो बहुत ही डिसेंट थी और ओपन माइंडेड थी और अकेली रहती थी तो सब कुछ उनको आता था। लाइक शी वॉज वेरी इंडिपेंडेंट दैट वे। तो सरिता आंटी बदनाम कैसे हुई ये बताता हूँ। सरिता आंटी तब शायद 18-19 साल की होगी। तब हमारे यहाँ पे राहिल नाम के एक बंदा आया जो एक बिजनेस मैनेजर था। उसने एक स्टिचिंग मशीन की कंपनी खोली, फैक्ट्री एक्चुअली। तो उस फैक्ट्री में काफ़ी सारे यंग लड़कियों को रिक्रूट किया गया और राहिल देखने में बहुत हैंडसम था, मतलब कोरा चिट्टा बंदा, हट्टा कट्टा। तो सारी लड़कियाँ उस पर फिदा थी। सरिता आंटी ने भी ज्वाइन किया उसको, उसके कंपनी फैक्ट्री को। तो शायद तभी मतलब हमारे यहाँ जैसे होते हैं बॉलीवुड फिल्में जो है थोड़ा ज़्यादा ही असर करती है ना, तो सब लड़कियाँ एक राजकुमार की खोज में लगे रहते थे। तो लड़कियाँ राहिल पे फिदा थी और ये सब एक कहीं ना कहीं बंदों को इनसिक्योरिटी हो रहा था जब लोकल बंदे थे। और देखते ही देखते राहिल और सरिता आंटी के बीच इश्क हो गया। अब जो लोकल लड़के थे वो इतना इनसिक्योर थे राहिल को लेके कि वो तरह तरह के अफवाह फैलाने लगे फैक्ट्री के बारे में कि वहाँ पे लड़कियों का सप्लाई होता था, ये वो। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता था क्योंकि वो स्टिचिंग मशीन की कंपनी थी और लड़कों को शर्म आती थी वहाँ पे काम करने में। तो घर वाले इनसिक्योर हो जाते थे कि लाइक लड़कियों को भेजे या नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी बंद हो गई और राहिल और सरिता के बारे में भी सबको पता चल गया, तो उन्हें भी भागना पड़ा। वो भाग के कोटा आ गए। बट वहाँ हमारे वहाँ के जो बंदे थे वो राहिल को कोटा तक भी नहीं छोड़ा, उनका पीछा किया। राहिल को मजबूरी में शायद दुबई जाना पड़ा तभी। और सरिता आंटी यही थी। राहिल ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं जाके वहाँ पे कुछ जुगाड़ करूँगा और तुम्हें बुला लूँगा। बट यहाँ पे जो हमारे बंदे थे वो सरिता आंटी को भी नहीं छोड़ रहे थे, उसको वापस लेके जाने वाले थे। लेकिन सरिता आंटी ने पुलिस केस किया तो वो बच गई और तब से अकेली ही रह रही है। कुछ महीनों बाद राहिल का जो नंबर दिया गया था तो वो नंबर भी बंद हो चुका था। और सरिता से कब सरिता आंटी बन गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। हमारी सोसाइटी भी अजीब है। एक अकेली औरत जिसका हस्बैंड गायब हो वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। सब चांस मारने लगते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं। पर सरिता का ब्यूटीफुल होना उसके लिए श्राप बन गया। मेरे साथ वाले बंदे जो कोटा में थे उन्होंने भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। वैसे सरिता आंटी के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं था, बट आई थिंक वो हमारी नेबरहुड में रहती थी। मैं 3-4 साल का होऊंगा तभी जब ये सब घटना हुई। उसके बाद जब मैं 10-11 साल का था तब भी मतलब कॉलोनी में यही बातें चलती रहती थी, जैसे होते ना छोटे शहरों में। तो यहाँ मतलब अजमेर में मेरे चाचा रहते हैं, तो उनसे मैंने थोड़ी सी मदद मांगी पैसों की, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन करना था। लेकिन चाची ने साफ इनकार कर दिया। चाची ने कहा कि नहीं, मेरे खुद के बच्चे हैं। और उनको लग रहा था कि मैं कोई बाहर का हूँ। तो और वैसे सही भी है, कहीं आप दूसरे शहर में खुद को बनाना चाहते हो तो खुद को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने मदद नहीं की। मैंने ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट किया वो एक अपने आप में स्ट्रगल था। और सरिता आंटी ने देखा था उसको। सरिता आंटी डाइटिंग में बहुत ध्यान देती थी, तो हर समय उनके डाइनिंग टेबल पे कुछ ना कुछ फ्रूट्स रहते थे। कभी कभी मैं खा लेता था। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम कब एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला।
मैं हमेशा रोमांटिसाइज करता था कोई एक आलिया भट्ट जैसी गर्लफ्रेंड हो, हम एक दूसरे को प्यार करें और जैसे होता है यार। बट यहाँ कुछ अलग ही था, शायद ऐसा ही होता है, कुछ नेचुरल से ही था, अपने आप ही हो गया। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं राजेश और सरिता की कहानी, माई ओनर माई वाइफ। राजेश सरिता के घर में किराएदार हैं। दोनों एक दूसरे की केयर करते करते प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। हम लोग रात भर गेम खेलते थे, मूवी देखने जाते थे, कितने प्लेस भी देखे एक साथ। सरिता मेरे पसंद के खाना भी बनाती थी। उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा, किसी का तो साथ मिला उसको। तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे दुनिया देखने का शौक है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट टाइम जॉब से पैसे सेव करने लगा। जब सरिता को इस बात का पता चला तो उसने बोला मुझे कोटा जेल जैसे लगने लगा है, मुझे भी बाहर जाना है, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? मैंने बोला अरे ये तो सही बात है, कपल्स को तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम अपने इनकम से 10% सेव करेंगे और उसे ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करेंगे। तो सरिता भी मान गई। हम बहुत घूमे, ट्रेकिंग किया, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स किया, उसके बाद बंजी जंपिंग किया, पैराग्लाइडिंग किया और न जाने क्या क्या। अब सबके सामने सरिता आंटी को आंटी बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, तो मैंने सरिता बोलना शुरू कर दिया और अचानक सब बदल गया। मतलब वो राहिल की ना वाइफ थी, ना किसी की भाभी दीदी, सिर्फ सरिता थी। राहिल आई थिंक वो डर गया था, क्योंकि गांव वाले ने उन्हें मारने की धमकी दी, तो वो दुबई सेटल हो गया। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो वहाँ जाके सरिता को कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बोला कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, और सरिता यहाँ उसकी इंतज़ार ही करती रही। तो मैंने सरिता को प्रॉमिस किया कि मैं उसे लेके दुबई ज़रूर जाऊँगा और राहिल से कम एक बार तो मिलवाऊँगा ही, ताकि कम से कम वो बात कर सके और ये बता सके कि उसका गुनाह क्या था, वो क्या मतलब वो अकेले क्यों रह रही थी कोटा में इतने सालों से। सरिता और मैं मिलकर वो सारी मस्ती कर रहे थे जो एक कपल रिलेशन में करते हैं। जैसे जब हम ट्रेकिंग पे जाते थे तो हम एक ही टेंट में रहते थे। उसने बर्थडे पे मुझे गिटार भी दिलाया, मैंने ऑनलाइन सीखा भी थोड़ा थोड़ा, और जहाँ भी हम जाते थे हम गिटार को लेके जाते थे। और आपको पता है म्यूज़िक का एक अलग ही मूड होता है, एक अलग ही रोमांस होता है। तो यस। सरिता मुझसे 16 साल बड़ी थी। जी हाँ, सिर्फ यही एक चीज़ था हमारे बीच, एज गैप। लेकिन 2-3 साल रहने के बाद हम दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई। मतलब जब वो किसी से बात करती तो मुझे जेलसी फील होती थी, हाँ उसे भी होती थी। हम दोनों को ये खेल समझ में आ रहा था। हमें पता चल रहा था कि इसके बाद क्या, तो क्या हमें शादी कर लेना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन था क्या करें। तो हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, और डॉक्टर ने भी कहा कि सब नेचुरल है, ये डिवोर्सी ये वो फलाना धिमकाना जो भी है ये नेचुरल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब एक कोई कुत्ता या बिल्ली घर पे रखते हो उससे भी लगाव हो जाता है ना, और यहाँ तो हम इंसान थे, लगाव तो हो गई। हम दोनों ने थोड़ा और टाइम लिया और सोचा कि क्या करें। हमने अभी 2 साल पहले शादी कर ली, हमारा एक बेटा भी है, और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पर लोगों का क्या, वो लोग तो बात करेंगे, कभी कभी बोलते तुमने अपनी माँ की उम्र की लड़की से शादी कर ली। और अगर इसी जगह कोई बड़ा आदमी एक बच्ची से शादी करे तो सोसाइटी कुछ नहीं बोलती। अजीब है, जो भी है। हमने ये सोशल स्ट्रगल का सामना एक साथ किया। अब कोई भी हमारे लिए डिसीजन नहीं लेता, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। सरिता ने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, मैं तैयार हूँ, सरिता भी तैयार है। क्या आप तैयार है ऐसे आज़ाद प्यार के लिए? तो सुना आपने कैसे प्यार अंधा गूंगा बहरा सब कुछ होता है, वो कोई लिमिट नहीं देखता, ना उम्र की ना जेंडर की और कई बार ना ही रिश्तों की। सरिता जो खुशी राहिल के साथ ढूंढ रही थी
वो उसे राजेश से मिली। खुशी कभी कुछ बताकर नहीं आती, बस आ जाती है। बस इसीलिए सुनते रहिए ऐसे ही सच्ची कहानियां मेरे साथ, ओनली ऑन इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba. इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba. इश्क वाली फीलिंग। जी, हमारा नाम वसीम है। हम जिससे प्यार करते हैं उनका नाम फिरदौस था। फिरदौस की आंखों में ना, क्या कहते हैं, केयर, अजीब सी केयर थी। जब भी कोई उससे मिलता था ना तो उससे उसकी केयर हो जाती थी। ऐसी आंखें जो आपके अंदर देखती हैं और सब दिक्कतें, प्रॉब्लम सब समझ लेती हैं। ऐसी आंखें थी फिरदौस की। बम्बई में हमारा काम बन नहीं पाया था असल में। हमारे दोस्त ने लखनऊ में एक हवेली पे बात कर ली थी। उस टाइम इतनी दिक्कत थी कि मतलब ट्रेन की टिकट के पैसे वगैरह नहीं थे। हमने जनरल डिब्बे के गेट पे खड़े होके अपना जो है सफ़र किया। ट्रेन भी एकदम मलबे की तरह एकदम फुल भरी है। लखनऊ स्टेशन से हमारे दोस्त के पास गए हम। जितने पैसे वो जुगाड़ सकता था उसने जुगाड़ के हमें दे दिए। हमने एक सेकंड हैंड डीलर जो हैं उनके पास गए, उनको पैसे दिए और एक कार डील जो है क्रैक कर ली। हमारे लिए नया शहर था ये। हम लखनऊ के लोगों को देखते रहते थे अपनी गाड़ी से। हमारी कार में ना तरह तरह के पैसेंजर आया करते थे। कितने कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, रेड रोज दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा रोमांटिक तो गजरा दे देते थे। कुछ अमीर ज़्यादा होते हैं जो हमारी गाड़ी में ही शुरू हो जाते थे। हमारी कार में ना एक पर्दा होता था, तो जब भी ये होता था अब किसको देखना है, कुछ होते हैं देखने वाले, हम पर्दा कर देते थे। जाने कितने कपल हमारी कार में लड़ते और हमारी कार से उतर जाते। अब जिन साहब से बात हुई थी हवेली पे गाड़ी चलाने के लिए ना, वो कुछ दिन में हैदराबाद से लौटा है। हम उन्हें इंटरव्यू देने गए। फिर वो कार में वो बैठे, हमने उन्हें शहर घुमाया। ये होता गाड़ी का इंटरव्यू, और क्या होता है। उनकी हवेली पे काम ये था कि उनकी जो बेटी है उनको कॉलेज तक ले जाना है और शाम में सही सलामत वापस ले आना है। और उनको हमारी ड्राइवरी ना सही बताए तो पसंद आ गई, ऐसी बात नहीं है। पर फाइनल डिसीजन जो था वो उनकी बेटी पे ही था। फिरदौस उन्हीं की बेटी थी। तो साहिब ने फिरदौस को आवाज़ लगाई, ऐसे चिल्लाए वो फिरदौस। और उस दिन कदम से पहली बार हमने फिरदौस को देखा। वो आई ऐसे सामने से। हमने कार के सामने आके वेट किया। उसके लिए जल्दी से दरवाज़ा भी खोला। वो अंदर आके बैठ गई। फ्रंट मिरर अपना सेट करते करते एक दो बार ऐसे नज़र गई, पर ज़्यादा नहीं देखा कसम से। ना हमारी हैसियत है और ना हमारी हिम्मत। जब हम घर आए ना तो हमारे दिमाग में कई बार यही बात आ रही थी कि क्या हम इतने नकारे हैं कि फिरदौस से प्यार तक नहीं कर सकते। हम हर मॉर्निंग हर इवनिंग उसका वेट करते और टाइम से पहले पहुंच जाते थे। धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती होने लग गई। उनको ना हम पे भरोसा होने लग गया और उन्होंने हमें बात बताई कि उनको कार चलाना सीखना है और हम सिखाते हैं। तो एक शाम बड़े ही प्यार से उन्हें रिक्वेस्ट करी, हमसे ना नहीं भूला गया। तो ये एक मतलब मोहल्ले से काफ़ी दूर, शहर से भी काफ़ी दूर एक सुनसान सी जगह थी। हम वहाँ जाते थे गाड़ी सिखाने उनको, और किसी को पता नहीं चला। मतलब पता नहीं था क्योंकि उसके पापा अलाउ नहीं करते थे उसको गाड़ी सिखाने। तो हमने सिखाई गाड़ी। तो एक दिन की बात है, हम लोग वहीं सुनसान जगह पे थे। गाड़ी सिखाने के बाद थोड़ी देर गाड़ी रुकी थी और हम थोड़ा सा ना ऐसे पास आ गए। जैसे ही हमें महसूस हुआ ना कि पास आ गए, हम गाड़ी से निकल आए और थोड़ी देर बाद फिरदौस भी निकल के आ गई और हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हमने उनसे बोला कि देखो फिरदौस, हम पता है, हम ड्राइवर हैं तुम्हारे पापा ने मात्र 8,000 की तनख्वाह में हमें ड्राइवर रखा है, पर ये सब ना हाथ से निकल रहा है। बाकी तुम समझती होगी हम क्या करें और इस सब में क्या करना रहता है, इतनी समझ हमें नहीं है। देखो फिरदौस ने हमसे बोला कि अब हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, और उनने बोला कि अब हम बस गाड़ी चलाएं और हम बस उनके ड्राइवर हैं। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं वसीम और फिरदौस की कहानी।
अ परफेक्ट लव। वसीम फिरदौस के घर में ड्राइवर है, उसे रोज कॉलेज ले जाता है। दोनों में प्यार तो है, पर हैसियत की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर वसीम की गाड़ी आगे बढ़ पाती है या इश्क वाली फीलिंग। तो वही हुआ, अपनी ड्राइवर वाली टोपी पहनी और वापस गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पर हम बहुत रोए, और कैसे ना रोते। पर गाड़ी वापस चलाई और उनकी तरफ एक नज़र नहीं देखी। पूरी कोशिश करी, बस अपना काम करेंगे, क्यों ना करें काम। पर ज़्यादा दिन नहीं रहा गया, इसलिए हमने एक लेटर लिख दिया फिरदौस के लिए, और पीछे वाली सीट पे जहाँ वो बैठती हैं खिड़की के पास, वहीं नीचे लेटर रख दिया उनके लिए। और उन्होंने लेटर पढ़ लिया। लेटर में हमने साफ साफ लिख दिया था कि हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि ऐसे चुप रहें, तुम्हें ना देखें, सब कुछ अवॉइड करें, पर हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। हमसे नहीं हो पाया ये नौकरी और ये सब, और तुम्हें ना देखना, तो हमें नौकरी छोड़ रहे हैं। तुम्हारे लिए भी आसान होगा ना जब हम सामने नहीं रहेंगे। तुम हमेशा याद करना हमें, है ना। हमने उससे बोला कि तुम्हें हमसे बेहतर तुम्हारी लाइफ ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, फिरदौस हो तुम। उसने कुछ सोचा और उसी लेटर के पीछे ना कुछ लिख दिया। उसने लिखा कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए ना शुक्रिया। और फिरदौस की जो दोस्त वगैरह सहेलियां थी ना, वो हमारी गाड़ी में जाती थी और फिरदौस की बात करती थी, अपनी अफेयर्स की बात करती थी। और फिरदौस की बात करते करते उन्होंने बताया कि उसको प्रपोज करने की डेयरिंग किसी लड़के में नहीं है। कहती कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कर दिखाए। पर वो बेवकूफ तो हम रह चुके थे। अगले दिन हमने जॉब छोड़ दी। उनके पापा आए तो उनको बताया कि हम जॉब छोड़ना चाहते हैं। हमने उसके लिए कुछ दिन के लिए टैक्सी वगैरह का कुछ का इंतजाम कर दिया, और फिर एक नया ड्राइवर भी आ गया। ने मुझे बहुत गालियां भी सुनाई, पता नहीं क्यों। फिर एक बड़ी अजीब सी बात हुई, पता नहीं कैसे फिरदौस ने हमारा पता निकाल लिया। हमारे गेट पर खटखट हुई तो फिरदौस भरी सर्दी में बिना शाल स्वेटर या कुछ भी पहने खड़ी थी सामने। कुछ देर तो हम ऐसे ही खड़े रहे, तो हमारे घर पे आ गई। कैसे? उसने बताया कि वो भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने हमसे एक बड़ा सा सवाल पूछ लिया कि क्या हम वाकई में उससे वो जिंदगी भर वाला, हमेशा चलने वाला वैसा प्यार करते हैं। हमने भी कहा कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो हमारे प्यार का मतलब ही क्या है, ये आंसर तुम खुद से ही ले लो हमारी आंखों में देख के। फिरदौस ना बहुत पाक थी, बहुत साफ थी। उसने हमारे सामने सब कुछ साफ साफ बोल दिया। और उसने ये भी बोला कि ऐसा मत सोचना कि मेरे बाप का पैसा मेरे हाथ में रहेगा। हमने कह दिया कि नहीं, क्या बात कर रही हो। हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम तुम्हारे पैसे या तुम्हारे पिताजी के पैसे या किसी के भी पैसे लें हम। उसके सामने हाथ जोड़े हमने बोला कि अब तुम कोई और थर्ड क्लास सवाल मत पूछना। हंसने लगी वो। फिर अगले दिन हम लोग साथ में भाग लिए। हम उसके साथ दिल्ली आ गए। हमने यहीं कार ड्राइव वगैरह करना शुरू कर दिया। सब बहुत अच्छा चल रहा था। बस धीरे धीरे आगे समय के साथ, चीज़ों के साथ आगे बढ़ना था। हम एक छोटे से घर में रहने लगे। फिर दोस्त भी जॉब करने लगी थी। और पर वहाँ ना उसके पापा लखनऊ में परेशान थे। उन्हें पुलिस यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ पूछताछ करवा ली, पर उन्हें कोई खबर नहीं लगी। एक बार जब एक पुलिस की जीप निकल रही थी ना दिल्ली में, तो उन लोगों ने निकलते निकलते हम लोगों को देख लिया। उस पुलिस वाले ने साहब को बताया और अगले ही दिन वो दिल्ली आ गए। मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सीधे फिरदौस के सामने वाली कुर्सी पे बैठे हैं और मेरी स्कूटिया पे नजर डाल रहे हैं। उनने उससे मुझे छोड़ने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो, क्यों उसके साथ। पर फिरदौस नहीं मानी। बहुत गुस्सा हुए और वो हमेशा के लिए उसे छोड़ के चले गए। उनकी गाड़ी निकली। फिरदौस ने तब हमारी तरफ नजर मारी। उनके पिताजी ने, जो हमारे साहब थे, हम पुलिस वालों से काफ़ी ज़ोर की खातिरदारी करवाई। हम मारे पिटे गिरे पड़े से उसके सामने पहुंचे और फिरदौस ने हमें देखा, पर वो साथ थी और हम भी धीरे धीरे ठीक हो गए। हम दोनों ने अपनी फैमिली, परिवार बढ़ाने का डिसाइड किया। अगले दिन से फिरदौस जोरों से दुआ करने लग गई। रोज शाम को हम भी हमारे होने वाली औलाद के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा काम करने लगे। हमें याद है अभी भी, हम शाम को हंसते हुए ना खाली टिफिन लेकर, बहुत बढ़िया खाना बताती थी वो,
वापस आए तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और फिरदौस जमीन पे, फिर उसका शरीर नीचे जमीन पे है। हमने ऊपर देखा, हमारे कमजोर से घर का एक ठुड्डा टूट गया था, वो वहां से गिर गई थी। हमने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, पर वो पता नहीं, वो ठुड्डा, यार हम भूल गए, हम सच में भूल गए। पर उस एक भूल की इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी ना। हमें नहीं पता हम ये सब क्यों बता रहे हैं, बट अच्छी लाइफ के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। इनका ध्यान रखो आप, नहीं तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। लाइफ की रेल पटरी से कब उतर जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको बड़े प्यार से बच्चे की तरह संभाल के रखना होता है। एक परफेक्ट लव को इम्परफेक्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए ख्याल रखिए कि आपकी किसी छोटी सी गलती की वजह से आपका रिश्ता अफेक्ट ना हो जाए। और आपका और मेरा रिश्ता अफेक्ट ना हो, इसके लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे जाऊंगी तभी तो आऊंगी ना, नई कहानियों के साथ, ओनली ऑन इश्क वाली फीलिंग्स। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। अजय नाम है मेरा, अजय सिंह राजपूत। नाम से मत डरिए, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, पर मेरी पार्टनर है ना रागिनी, वो मुझसे एकदम उल्टी है बॉस। ताज्जुब की बात ये है ना कि एकदम अपोजिट बिहेवियर के बाद भी कॉलेज में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। रागिनी को लोग भाभी जी कह के चिढ़ाते थे और वो इतना गुस्सा होती थी ना कि उनको कॉलर से पकड़ लेती थी। हम तब दोस्त थे यार, मगर अपने दोस्तों को परेशान करने से कौन रोक सकता है। रागिनी की फैमिली तो ठीक थी, मगर उसका भाई वो बहुत डेंजर था यार। अब दो डेंजर लोगों की तो बनती नहीं है, इसलिए उसकी उसके भाई से बनती ही नहीं थी। और भाई लोग ना, मेरे से लिखवा के ले लो, कभी भी बहन के बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते ही नहीं है। इसलिए जब भी वो मेरे सामने से निकलता था ना, वो मुझे ऐसे घूरता था जैसे कच्चा खा जाएगा। रागिनी और मेरी पसंद भी ना एकदम अलग थी। उसे पसंद थे ब्रैड पिट, ब्रांडो, सनी देओल और मैं ठहरा एडवर्ड नॉर्टन। और यहाँ मुझे पसंद थी केट विंसलेट, ड्रू बैरीमोर और मधुबाला जैसी स्वीट सी प्यारी लड़की। और रागिनी थी किल बिल वाली। तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाता हूँ, बहुत डर लगता था उससे, मगर फिर भी दोस्ती ऐसी थी ना कि दोनों साथ रहते थे। अभी हम लोगों की फ्रेंडशिप तो मस्त चल रही थी, मगर अब सब लोग रिलेशनशिप में आ रहे थे भाई, और हम लोगों के साथ कोई नहीं था। तो रागिनी और मैं ना एक दूसरे के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने लगे। डेटिंग ऐप डाउनलोड कर करके ना हमने एक दूसरे की जाने कितनी सेटिंग कराई। उसके लिए राइट स्वाइप मैं करता था और मेरे लिए वो। अब गर्ल्स के लिए तो भाई बहुत इजी होता है, प्रॉब्लम तो हम लड़कों की है। कोई इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलती और हमेशा फर्स्ट स्टेप लड़कों को ही लेना पड़ता है। और फिर तुम्हारे भाई ने एक तरकीब लगाई भाई। मैंने डेटिंग ऐप के साथ साथ ना मैट्रिमोनियल पर भी आईडी बना ली, रागिनी को बिना बताए। और वहाँ लकीली मुझे शिखा मिल गई। हमने स्पीड डेटिंग की और वो मेरे हिसाब से ना परफेक्ट मैच थी भाई। हमने प्रपोज किया और लव स्टोरी हमारी आगे बढ़ गई। अब भाई एक दिन रास्ते में ना उसे मेरे साथ शुभम ने देख लिया। वो शिखा का एक्स था। उसे मेरे साथ देख के वो इतना भड़क गया और बदतमीजी करने लगा। अब मेरे जैसे नॉन वायलेंट आदमी को भी ना उस दिन हाथ उठाना पड़ा। शिखा के लिए मैंने हाथ उठाया तो उसे ये बहुत अच्छा लगा और हमारी लव स्टोरी को और पुश मिल गया। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ गई। एवरीथिंग जो भी हो रहा था ना, मैं सब रागिनी को बता रहा था। शिखा को पता था रागिनी मेरी फ्रेंड है। फिर भी जैसा कि होता ही है, रागिनी और शिखा को आपस में इनसिक्योरिटी हो रही थी। हम लोगों के फ्रेंड्स वैसे तो हम पर हंस रहे थे कि एक दूसरे के होने के बाद भी हम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पर एक तरफ ना वो लोग भी काफी खुश थे कि मैंने और रागिनी ने फालतू का दिखावा खत्म किया और फाइनली अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लव लाइफ तो शुरू हो ही गई थी,
पर जब तक मैंने शिखा से आज क्या क्या बात की ये मैं रागिनी को बता ना दूं ना, मुझे नींद नहीं आती थी भाई। अब मेरे और रागिनी के बीच ज्यादातर शिखा की ही बात हो रही थी। रागिनी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझसे कभी कहती नहीं थी। फिर एक दिन अचानक शिखा ने अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए मुझसे बोला। उसके पेरेंट्स सेपरेट रहते थे, डाइवोर्स नहीं हुआ था, पर दोनों का नेचर अलग था, इसलिए दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। शिखा अपने माँ के साथ रहती थी और मैंने ये सब रागिनी को भी बताया और उससे आइडियाज लिए कि कैसे शिखा के पेरेंट्स से हाँ कहलवाऊं। अब मैं इस सब में बिजी हो गया था, पर रागिनी को वहां मेरी कमी खलने लगी। मुझे भी वैसे उसकी कमी खल रही थी, सच बताऊं तो यूं ही शिखा से मैंने पूछा कि उसके पेरेंट्स जब साथ नहीं रहते तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते। उसने मुझे बताया कि अलग अलग रहने का मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे की केयर नहीं करते। अब दोनों का नेचर और आदतें अलग हैं, प्यार तो है ना मगर। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं अजय और रागिनी की कहानी, माय बेस्ट फ्रेंड। अजय और रागिनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट पार्टनर्स ढूंढ पाएंगे क्या? चलो सुनते हैं ना कि आगे क्या होता है। और फिर मैं शिखा के पेरेंट्स से मिलने गया और मुझे पता नहीं क्यों वहां पे रागिनी की याद आई। याद आया कि आज तो भाई रागिनी का बर्थडे है और मैं कैसे भूल गया। मैं भी तो रागिनी से ऐसे ही लड़ता हूं जैसे शिखा के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। मैं शिखा के पेरेंट्स से मिलके तुरंत रागिनी को विश करने गया। पहले जहां मेरे लिए एंट्री एकदम फ्री थी ना, आज मुझे गार्ड से परमिशन लेनी पड़ रही थी। रागिनी को लगा ऐसा ना हो कि गलती से वो मेरे और शिखा के बीच में आके कोई दीवार खड़ी कर दे। वो ठीक से मिली ही नहीं, उसने बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। हर बार तो वो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी। मैंने उसे बर्थडे विश किया और निकल गया। पर हम जिस तरह लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद को मुझसे दूर करने के लिए ना रागिनी ने अपनी माँ की साइड से एक दूर के रिलेटिव तेजस से एंगेजमेंट कर ली। वो एकदम वैसा आदमी था जैसा वो हमेशा चाहती थी। ब्रैड पिट जैसे लुक्स वाला, ब्रांडो जैसी टफ पर्सनैलिटी। और रागिनी ने ना शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। ऐसा टफ दिखने वाला इंसान ज्यादातर ना सेल्फ सेंटर्ड भी होता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरा समय खुद को मेंटेन करने में लगा रहता है। तेजस को लड़कियों की कोई इज्जत थी ही नहीं। वो बस एक टिपिकल इंजीनियर था, बेंगलोर में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था। इससे ज्यादा उसकी कोई लाइफ थी ही नहीं। उसके साथ टाइम बिता के धीरे धीरे रागिनी को समझ में आने लगा कि उसकी फैंटेसी सिर्फ फैंटेसी ही अच्छी है। रियलिटी में उसका माचो मैन ना बिल्कुल भी लविंग नेचर का था ही नहीं, जैसा कि वो सोचती थी। पर सब कुछ देखते हुए भी ना रागिनी अपने रिलेशन को जारी रखती रही और मैं अपने। ऐसा करते हुए हम दोनों सोच रहे थे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और अपनी दोस्ती को रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दे रहे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर मैं और शिखा एक पार्टी में गए थे। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम खुल के खाएंगे पिएंगे, और अभी हमने शुरू ही किया था कि बाय चांस रागिनी अपने फियोंसे तेजस को भी वहीं लेकर आ गई। मैं और रागिनी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इतने समय से बात ही नहीं करी थी। हम अचानक मिल गए। हम दोनों के मन में ना काफ़ी बातें थी करने को, लेकिन हमारे पार्टनर साथ में थे जो बीच की दीवार बन गए, और हम चाहते हुए भी ना बात कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन आमने सामने होते हुए भी हमने एक बात तक नहीं करी। मैं चाह रहा था वो पहले बात करे और वो चाह रही थी कि मैं पहले जाऊं। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए। मेरे दिमाग में क्लिक होने लगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। मैं शिखा के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगा। शिखा ने मुझे खुश करने की कोशिश की, पर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बिल्कुल उससे वैसे ही लड़ाई की जैसे उसके पेरेंट्स करते थे। मुझे लगने लगा मैं क्या बनता जा रहा हूं। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई ना कि मैंने और शिखा ने ये रिलेशन तोड़ने का डिसाइड कर लिया। हम दोनों एक दूसरे को वो खुशी नहीं दे पा रहे थे जो कि हम दोनों के बीच में पहले थी। मैंने उस टाइम ब्रेकअप वाले बहुत से सैड सॉन्ग सुने जो आप सब सुनते होंगे।
मैं जिम जाके एक्स्ट्रा मेहनत करने लग गया था। अकेले 1-1 घंटे ट्रेडमिल करता था। अभी तो मुझे भी हंसी आती है वो सब सोच के। मैं अपनी ब्रेकअप की बात रागिनी को बताना चाहता था, बट मुझे लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में काफ़ी खुश होगी, तो मैंने कभी उससे कुछ कहा ही नहीं। उधर रागिनी ना तेजस के प्रेशर में थी। उसमें ऐसे कोई बुराई नहीं थी, बस शायद वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना वो चाह रही थी। अल्टीमेटली उसने भी ये रिलेशन तोड़ने का डिसाइड किया, पर उसे पता नहीं क्यों लगा कि मुझसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं एक दिन जिम में बढ़िया डोले शोले बना रहा था। अचानक मैंने देखा कि रागिनी एंटर हो रही है। बहुत मुरझाई सी लग रही थी वो। हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, जैसे कि हम लोग सालों से चुप थे तो सारी बातें एक ही दिन में कर रहे थे। हम लोग जिम की छत पे जाके बैठ गए और तेजस रागिनी का पीछा करते करते यहाँ आ गया। उसने रागिनी के साथ बदतमीजी की, मुझसे रहा नहीं गया और इतना गुस्सा आया ना कि हम दोनों की हाथापाई हुई और इतने दिन की जिम मेरे बहुत काम आ गई थी। जो इतना गुस्सा अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया। जिम वालों ने किसी तरह तेजस को आके मुझसे बचाया। उसके लुक्स और बॉडी ना बस दिखाने के ही थे। रागिनी को मुझे इस तरह माचो फॉर्म में देख के ना बड़ा मजा आया। और लो जी, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई। 2 दिन थाने में बंद रहा, पर इस झगड़े में जो मजा आया उसने दिमाग की बत्ती जला दी। रागिनी और मुझे, हम दोनों को क्लैरिटी आ गई कि हमारे दोस्त सही बोलते थे कि हम दोनों बेस्ट पार्टनर हैं। मैं और रागिनी आज भी फ्रेंड्स हैं, अभी शादी नहीं की है। और अभी उम्र ही क्या है शादी की। लाइफ में मजा है, दोस्ती है, प्यार है, खुशी है, और हम दोनों साथ साथ हैं। और क्या चाहिए। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और लाइट का स्विच ही ऑन नहीं करते। मान लेते हैं कि लाइट चली गई होगी। बस यही हाल अजय और रागिनी का था। सब कुछ आंखों के सामने साफ साफ था। दोस्तों को दिख रहा था पर उनको नहीं। पर वो इश्क ही क्या जो हमें सच ना दिखाए। तो बस ऐसी ही और प्यारी और सच्ची कहानियों के लिए सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग्स। इश्क वाली फीलिंग।